नमस्कार, वेलकम टू अंशिका कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? और मैं आशा करता हूं कि आपको अभी तक के जितने भी वीडियो मिले हैं वो सभी आपको समझ में आए होंगे। और आज बच्चों का हिंदी का पेपर है। इसके बाद आप लोगों के जो पेपर हैं 8वीं क्लास का जो पेपर है वो गणित का पेपर है। तो आज के इस वीडियो में गणित के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिस टॉपिक से गणित के सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं, केवल ये उस टॉपिक का वीडियो बन रहा है। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी पेपर आपके आने वाले हैं उसके जो भी नए नए वीडियो बनते हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, ताकि उन तक इन पेपर के वीडियो, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो हैं, वो उन तक पहुंच सकें और वो इसका लाभ ले सकें। चलिए शुरू करते हैं। गणित के महत्वपूर्ण सवाल जो पेपर में आना है, 100% यही सवाल पेपर में इसी टॉपिक पर पूछे जाएंगे। तो कृपया सभी लोगों से निवेदन है कि इन सवालों को विशेष रूप से देखकर जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गणित में प्रश्नावली 1.1 में आज अपन बात करेंगे योज प्रतिलोम। तो बच्चों, योज प्रतिलोम होता क्या है? योज प्रतिलोम, इस टॉपिक से आपको 1 नंबर में एक क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्ट में पेपर में आ सकता है। योज प्रतिलोम का मतलब होता है, जैसे आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए पेपर में प्रश्न आया -2/9। क्या प्रश्न आया बच्चों? -2/9। तो आप क्या करेंगे, जो भी पेपर में प्रश्न आएगा उस प्रश्न में संख्या वही रहेगी। मतलब कहने का आशा ये है कि जब भी किसी संख्या का आप योज प्रतिलोम बताएंगे तो जो संख्या दी गई है सबसे पहले आपको संख्या वही की वही उतार देना है। अब आपको ये देखना है कि दी गई संख्या माइनस की है या प्लस की। अगर संख्या माइनस की है तो उसको प्लस में बदल देंगे, और संख्या प्लस की है तो उसको माइनस में बदल देंगे। इसी को कहते हैं दोस्तों योज प्रतिलोम। क्या कहते हैं? योज प्रतिलोम। अब आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी मान लीजिए कोई सिंगल संख्या है, मान लीजिए -8 आया है। -8 आया है तो आप उसको काय का 8 कर देंगे? प्लस का 8 कर देंगे। मान लीजिए आपका आंसर 1 आया है, प्रश्न 1 आया है क्वेश्चन, तो आप उसको काय का कर देंगे? -1 कर देंगे। मतलब कि बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो ये टॉपिक बताए जा रहे हैं, कृपया इन्हीं टॉपिक पर आप देख कर जाएं। आपको 100% इसी टॉपिक पर सवाल कल पेपर में मिलने वाले हैं। जो भी आपका मैथ का पेपर आने वाला है, केवल इन्हीं टॉपिक पर आप प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों, ये प्रश्नावली 1.1 से योज प्रतिलोम का एक टॉपिक था जो आपको देखना है। इसके बाद कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि आप 2.1 निकालें। बच्चों इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूं। टू पॉइंट 1 में बच्चों जो प्रश्न आ सकता है, प्रश्नावली 2.1 में अपन आज चर्चा करेंगे। कुछ इस प्रकार के सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। देखिए, इसकी 2 विधियां पेपर में लगाने की होती हैं। तो जो सबसे सरल विधि होती है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पेपर में सवाल दिया गया है उस सवाल से जितने भी x वाली संख्या, जिन जिन में आपको x लगा हुआ दिख रहा है, उन सभी संख्याओं को बराबर के अंदर ले आइए। जैसे ये बराबर के बाहर दी गई है, इसको बराबर के कहां लाइए? अंदर। जैसे ये पहले से अंदर है तो इसको 3x का 3x लिख दीजिए। जो संख्या बराबर के बाहर दी गई है, अगर उस संख्या के आगे
किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वह संख्या प्लस की मानी जाती है। काय की मानी जाती है? प्लस की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये संख्या प्लस की है। और अब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस की है, तो जब हम इसको अंदर लाएंगे तो ये संख्या माइनस की हो जाएगी। जी हाँ, ये प्लस की है तो अंदर आके काय की हो जाएगी? माइनस की। अब इसके बाद जितनी भी संख्याएं बचती हैं उनको बराबर के बाहर कर दीजिए, तो संख्या केवल 18 बचती है। संख्या का मतलब है जिस संख्या के साथ ए से लेके जेड तक का कोई भी अल्फाबेट नहीं होता है उसे हम अचर संख्या कहते हैं, और जिन संख्या के साथ ए से लेके जेड तक का अल्फाबेट संख्या के साथ जुड़ा होता है वो चर और अचर दोनों कहलाती हैं। तो संख्या के साथ जब कोई अल्फाबेट जुड़ जाता है तो उनको बराबर के अंदर लाना है, और केवल जो अकेली संख्या है उसको बराबर के बाहर ले जाना है। जी हाँ, ये आपने कर दिया। अब समझ लीजिए आपका 50% सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है? 3x में से 2x माइनस कर देना है, मतलब कि 3x में से 2x जाएगा तो यहां बचेगा 2x, और माफी चाहूंगा 3x में से 2x जाएगा तो बचेगा x, और बराबर में आपका क्या बचेगा? 18। ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। कृपया ध्यान रखें, जितने बच्चे हिंदी मीडियम से समझ रहे हैं, जब भी किसी प्रश्न को हम सॉल्व करने जाते हैं तो उसमें हम हेडिंग डालते हैं हल, और जब भी आपका उत्तर आता है तो उसमें लिखा जाता है उत्तर। यही चीज जब इंग्लिश मीडियम वाले पेपर वाले बच्चे करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करते हैं, तो उनको यहां पर सॉल्व लिखना होता है और यहां पे आंसर लिखना होता है। इसका 1 नंबर माइनस हो जाता है बच्चों। अगर हम ये गलती करते हैं पेपर में, यहां हल और उत्तर नहीं लिखते हैं, तो ये छोटी छोटी सी गलती आपको भारी पड़ सकती है। इसलिए बच्चों ध्यान रखें, जो भी प्रश्न आप पेपर में करें ऊपर सॉल्व की जगह आप हल लिखें अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, और आंसर की जगह आप क्या लिखें? उत्तर। ये लिखना ना भूलें दोस्तों। चलिए आगे इन्हीं प्रश्नों पे आगे चर्चा करेंगे और किस किस टाइप से क्वेश्चन आपको 2 अध्याय में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए। अब आगे का टॉपिक जो है मैं इसी टॉपिक से बताता हूं कौन सा प्रश्न पेपर में आ सकता है। चलिए, इसमें बच्चों और कुछ प्रकार इसके जो हैं वो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे 7x इज इक्वल टू x, मान लीजिए x इज इक्वल टू 4/5 कोष्टक में लिखा हुआ है x + 10। ये क्वेश्चन देखें। इस प्रकार से अगर कोई प्रश्न आ जाए बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ये बटे में संख्या दी गई है, बटे वाली संख्या को हम भिन्न के नाम से भी जानते हैं, अंश बटे हर के नाम से भी जानते हैं, और इसके अलावा आपको ये देखना है अगर कोई सिंगल संख्या होती है तो उसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं? 1। अभी इस x का x रहने दीजिए, बराबर लगा दीजिए। जैसे कोई संख्या सिंगल है, 4/5 लिखा है, जब संख्या और कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह लगा हुआ आपको ना दिखे तो हमेशा आप समझ जाइए कि वो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। क्या का साइन लगेगा बच्चों? मल्टीप्लाई का। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब आपको क्या करना है? ऊपर वाली संख्या का कोष्टक में गुणा करना है, और अगर नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख के नीचे वाली संख्या का 5 से गुणा करना है। तो देखिए 4 का गुणा x में करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। इसके बाद मैं प्लस लगाऊंगा, 4 का गुणा हम 10 में करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? 5 का गुणा 1 में करना है, 5 एकम 5 हो जाएगा। बिल्कुल आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगले स्टेप में अगर हम जाते हैं तो अगले स्टेप में इसके x के बटे में अब कुछ नहीं लिखा तो क्या मान लेंगे? 1, और यहां पर हम लिख देंगे त्रियक गुणा करने पर। त्रियक गुणा आप यहां कर देंगे तो त्रियक गुणा में हम 5 का गुणा x में कर देंगे और 1 का गुणा इसमें कर देंगे।
तो 5 का गुणा जब हम x में करेंगे तो यहां लिखेंगे 5 गुणे x, और जब 1 का गुणा हम 4x प्लस 40 में करेंगे तो यहां लिखेंगे 4x प्लस 40 गुणे 1। अब आपने 5 का गुणा x में किया तो यहां पर 5x आ जाएगा, और 1 का गुणा किसी भी संख्या में जब हम करते हैं तो वही की वही संख्या आ जाती है। जैसे आपने 1 का गुणा किया तो जी 4x का 4x आ जाएगा और यहां पर 40 आ जाएगा। अब आपको वही विधि अपनाना है दोस्तों, कौन सी, जो इसके पहले अपनाई थी। क्या किया था आपने, जहां पर जितने भी x हैं वो बराबर के अंदर और जितनी भी संख्या है वो बराबर के बाहर। जी हां, तो चलिए ये आपने लिखा 5x, अब ये 4x प्लस का है, अंदर लाएंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो वो हम प्लस की मानते हैं, लेकिन दो संख्याओं के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वो मल्टीप्लाई का मानते हैं। जी हां, और अगर वो माइनस की डिजिट है तो उसके आगे माइनस लगा होगा, डेफिनेटली लगा होगा, आपको दिखेगा। इसके अलावा प्लस और मल्टीपल में कुछ ऐसी डिजिट होती हैं जिनके आगे नहीं लगाया जाता है, तो आपको मैंने बता दिया है। चलिए अब प्लस का 40 आपने यहां लिखा। अब आप देखते हैं कि 5x में से 4x जाएंगे तो 1x बचेगा, और 1 का मल्टीप्लाई हम x में करेंगे तो x ही आएगा, इसलिए केवल x लिखेंगे और यहां पर 40 मतलब 40 लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और जहां से सवाल हम सॉल्व करते हैं वो हमारा हल हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और निश्चित रूप से इस चैप्टर से जो भी सवाल आपसे पूछा जाता है वो आपको केवल इसी पैटर्न से, देखिए कोई भी गणित में जो सवाल होता है वो सेम डिजिट में कभी ऐसा भी हो जाता है कि नहीं आता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अंक कुछ भी बदल दिए जाएं, पैटर्न आपका यही रहेगा, पैटर्न नहीं बदलता है मित्रों। केवल और केवल क्या बदलता है, सवाल बदलता है, पैटर्न वही रहता है, फॉर्मूले वही रहते हैं, लगाने का नियम वही रहता है, केवल संख्याएं बदल जाती हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगले टॉपिक में इसी प्रश्नावली से, और ये 2.2 से अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। ये 2.1 था, पहला सवाल जो योज प्रतिलोम का था वो 1.1 का था। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी एक्सरसाइज के मोस्ट सवाल आपको बताऊंगा, केवल उसी टॉपिक को आप पढ़िए। निश्चित रूप से आपको परीक्षा में ये सवाल देखने को मिलेंगे। और अभी तक जिसने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, बेल आइकन पर क्लिक भी नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को और आपके मित्रों को ये पता चल सके, उनकी हेल्प हो सके। चलिए 2.2 में चलिए देखते हैं। ये प्रश्न बहुत बच्चों की क्यूरीज रहती है, सर मुझे इस प्रश्न में बड़ा कंफ्यूजन है, आप ये प्रश्न मुझे बता दीजिए, हमसे गलत हो जाता है सर। चलिए इसी प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो ये प्रश्न जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न है, और केवल उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा हो रही है जो पेपर में आना है, इसीलिए ध्यान से इन सवालों को आप बार बार देखकर लगाइए और इनकी प्रैक्टिस करिए। चलिए देखते हैं। तो देखें आप, यहां पर m के बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, 1। यहां 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1। हम बटे में किसी भी संख्या के 1 तब लेते हैं जब वह संख्या सिंगल होती है और उसके बगल वाली संख्या बटे में होती है। अगर दोनों संख्या सिंगल होती हैं तो बटे में 1 लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। देखिए ये सिंगल थी, इसके बटे में संख्या है तो आपने 1 ले लिया, ये सिंगल थी, इसके बटे में संख्या है तो आपने 1 ले लिया। इसके बाद बच्चों आपको एलसीएम तो आते ही होंगे, और एलसीएम 1 और 2 का आपको
बाएं पक्ष से एलसीएम लेना है और 1 और 3 का आपको दाएं पक्ष से एलसीएम लेना है। तो आप यहां कोष्टक में लिखेंगे बाएं पक्ष एवं दाएं पक्ष से लघुत्तम लेने पर। दोस्तों जब सवाल को हिंदी मीडियम से लगाया जाता है, हिंदी मीडियम में आप पढ़ते हैं तो आपको यही लिखना पड़ता है। आप एलसीएम भी लिख देंगे चलेगा, कोई गलती नहीं है। एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समावर्तक कहते हैं और एचसीएफ को इंग्लिश में एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम और एचसीएफ को हिंदी में महत्तम समावर्तक कहा जाता है। ठीक है ना, एलसीएम को लघुत्तम समावर्तक, एचसीएफ को महत्तम समावर्तक कहते हैं। आप यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं बाएं पक्ष दाएं पक्ष से एलसीएम लेने पर। तो 1 और 2 का आप एलसीएम लेंगे तो 1 और देखिए बच्चों, जब दोनों संख्या समान होती हैं तो एलसीएम वही संख्या होती है, लेकिन जब दोनों संख्या अलग अलग होती हैं तो इनका एलसीएम लेना पड़ता है। जैसे आपने 1 और 2 का एलसीएम लिया तो 1 का 1 ही रहेगा और 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा। यहां पर 1 का 1 रहेगा, 2 एकम 2। एलसीएम का मतलब होता है जब तक दी गई संख्या के बटे में 1 1 ना आ जाए तब तक आपको एलसीएम लेना पड़ता है। फिर जो भी डिजिट हमारी यहां पर बनती हैं उनका हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो भी आंसर आता है वही हमारा एलसीएम होता है। तो 1 और 2 का एलसीएम दोस्तों कितना आएगा? 2 आएगा। चलिए अब आपको क्या करना है, पहली संख्या का भाग करना है एलसीएम में। पहली संख्या का भाग हम एलसीएम में करेंगे तो 1 का भाग दोस्तों 2 बार करेंगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार। तो इस 2 का गुणा कर देंगे इसके ऊपर वाली संख्या से, फिर आपने माइनस लगाया। इसके बाद अगर पद 2 दिए गए हैं, 1 की जगह पद कितने दिए गए हैं? 2, तो आपको क्या करना है, फिर उसको कोष्टक में लिखा जाता है। अगर सिंगल पद है तो कोष्टक लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर पद जैसे जे सिंगल है, जे डबल है, अगर 1 से ज्यादा पद हैं और उसके आगे माइनस लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई के बाद उन संख्याओं को कोष्टक में लिखा जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब आपने 2 का भाग एलसीएम में करना है। पहले आपने 1 का 2 में किया था, अब आपको इस 2 का 2 में करना है। तो 2 का 2 में करेंगे तो 2 एकम 2। आपका कितने बार गया बच्चों? 1 बार। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। तो आपको m-1 जो 2 के ऊपर संख्या लिखी m-1, 1 के ऊपर क्या लिखी थी? m। अब आपने इसका गुणा किया, कितने बार गया? 1 बार। तो आपने ये लिख दिया। अगले स्टेप में इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का m में करेंगे तो 2m हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m-1। इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही की वही डिजिट आएगी और बटे में क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, जिस कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह लगा हो, अगर कोई संख्या हम कोष्टक में लिखते हैं और उसके बाहर माइनस का साइन लगा हो तो बच्चों एक गणित का नियम होता है कि जिस कोष्टक के बाहर माइनस का साइन लगा होता है उस कोष्टक के अंदर दी गई सभी संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। तो आपने माइनस का माइनस लगाया, m का m लिखा और अब ये माइनस का है तो जी काय का हो जाएगा? प्लस का। जी हाँ, आप बिल्कुल सही से देख रहे हैं। पहली संख्या हम माइनस की लिखते हैं, इसके बाद दूसरी संख्या अगर माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की है तो माइनस की, लेकिन पहली संख्या हमेशा माइनस की ही रहेगी। इसके बाद आपने देखा बटे में जो 2 था एलसीएम का वो बराबर चलेगा। अब आपको क्या करना है, 2m से m क्या कर देना है? घटा देना है। 2m से केवल m माइनस होगा, 2m से 1m जाएगा तो बचेगा ओनली m। मतलब कि 2m से आपने 1m घटाया तो m बचा, प्लस का 1 बचा और बटे में कितना बचा? 2। जितना कैलकुलेशन आपने यहां तक किया है सेम प्रोसेस आपकी यहां पर चलेगी, बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगी। उसमें आपको कुछ भी संशोधन नहीं करना है, बराबर का साइन लगाते जाइए और सेम प्रोसेस इतना हल कर दीजिए। 1 और 3 का एलसीएम बेटा कितना आएगा? 3 आएगा। अब आपने देखा कि 1 का भाग 3 में किया था,
1 का भाग 2 में किया था तो कितना आया था 2। अब 1 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा 3। तो हम 1 का गुणा काय से कर देंगे 3 से, फिर माइनस लगाएंगे। देखिए यहां भी 2 पद हैं तो इसको हम कोष्टक में लिखेंगे। 3 का भाग 3 में करेंगे तो 3 एकम 3, एक बार जाएगा तो हम m माइनस 2 का गुणा कर देंगे 1 से। 3 एकम 3 माइनस इसका गुणा 1 से होगा तो m माइनस 2 ही रहेगा, बटे में 3 रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर 3 माइनस, मैंने आपको बताया था कि जिस कोष्टक के बाहर माइनस लगा होता है उस कोष्टक के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। तो ये पहली संख्या हम ज्यों की त्यों लिखेंगे, इसके बाद जो माइनस का 2 है वो काय का 2 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 3 भी ज्यों का त्यों रहेगा। अब आपको लास्ट स्टेप में क्या करना है, संख्या को संख्या से जोड़ देना है। मैंने बोला था जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह ना लगा हो वह संख्या प्लस की मानी जाती है। इस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, ये प्लस की है, ये प्लस की है, तो 3 और 2 कितना हो गया 5। तो आप यहां लिख देंगे 5। इसके बाद माइनस का जो m है वो ज्यों का त्यों रहेगा, और बटे में जो लिखा है वो भी ज्यों का त्यों रहेगा। अब आपको क्या करना है, इस स्टेप के बाद आपको त्रियक गुणा करना है। क्या करना है बच्चों, त्रियक गुणा। त्रियक गुणा को क्रॉस मल्टीप्लाई के नाम से भी जाना जाता है, इसका इंग्लिश में नाम है क्रॉस मल्टीप्लाई। बच्चों जगह की कमी है तो मैं यहां लगा देता हूं। अब आपको क्या करना है, इसका जब त्रियक गुणा करेंगे तो 3 का गुणा होगा इस वाले से और 2 का गुणा होगा इस वाले से। तो 3 का गुणा करेंगे m प्लस 1 में, तो यहां लिख देंगे 3 गुणे कोष्टक में m प्लस 1। अब आपको 2 का गुणा करना है इस वाले कोष्टक से, तो बराबर का साइन लगाएंगे और 2 गुणे 5 माइनस का m। एक बार फिर से देख लीजिए, 3 का गुणा किया m प्लस 1 में और इस 2 का गुणा किया 5 माइनस m में। अब 3 का गुणा m में किया तो ये 3m हो गया। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 3 हो गया। मतलब कि कोष्टक के बाहर जो संख्या दी गई है उसका गुणा कोष्टक के अंदर वाली सभी संख्याओं से करना है। 3 का m में किया 3m और 3 का 1 में किया तो 3। अब बराबर लगाया। अब आपने 2 का गुणा 5 में किया तो 2 पंचे 10 हो गया, फिर 2 का गुणा m से किया तो माइनस का 2m हो गया। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा है मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको याद आ गया सर ये तो वही लाइन बन गई जो आपने पहले और दूसरे सवाल में बताई थी कि जितने भी A से Z तक के अल्फाबेट वाली संख्याएं होती हैं, X वाली संख्याएं, M वाली संख्याएं, उनको बराबर के अंदर लाइए और संख्या संख्या बराबर के बाहर ले जाइए। जी हाँ दोस्तों, तो ये पहले सवाल जैसा ही आ गया। अब आपने क्या किया, 3m लिखा। इसके बाद आपने देखा कि जितनी भी m वाली संख्या है वो बराबर के अंदर, तो ये माइनस का 2m है, ये अंदर लाएंगे तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर आपने बराबर लगाया, 10 का 10 लिखा, ये प्लस का 3 है। ध्यान रखिएगा, जब जिस संख्या को अंदर लाते हैं तो उसके चिन्ह बदलेंगे, जिस संख्या को बाहर ले जाएंगे उसके भी चिन्ह बदलेंगे। तो ये 2m को अंदर लाए, माइनस का था प्लस हो गया। संख्या है मुझे बाहर ले जाना पड़ेगा, ये प्लस की है तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब 3m में से 2m जाएगा तो m बचेगा, और इसके बाद 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 7। बिल्कुल, ये आपका आंसर बच्चों आ गया है, आप चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको इस चैप्टर में जितने भी सवाल दिए गए हैं केवल और केवल इन्हीं टॉपिक पर चर्चा होगी, और इससे कठिन सवाल पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। पेपर में जो भी सवाल आता है वो थोड़ा सा इजी आएगा, ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बच्चों से जो टाइम के अनुसार बच्चे सवाल लगा पाते हैं, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते हैं।
आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन दिया जाएगा, केवल आपको समझना पड़ेगा और जो मैं आपको समझा रहा हूं इसी टॉपिक पर आपसे चर्चा होगी। इससे टफ क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में नहीं मिलेंगे और मुझे आशा है कि पेपर बहुत सरल आने वाले हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप संयम रखें, धैर्य रखें और इन सवालों को आप ध्यान से पढ़ें और वीडियो को शेयर करें। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। मैं आपको अब थर्ड लेसन से क्वेश्चन बताने वाला हूं। इसके बाद बच्चों आप थर्ड लेसन पर आ जाइए। थर्ड लेसन में आपसे जो प्रश्न पेपर में आ सकते हैं, जैसे आपका चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों को समझना। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए ये एक आकृति मैंने बनाई, इस आकृति का नाम है वर्ग। क्या है बच्चों? वर्ग। अब अपन जो बात कर रहे हैं वो प्रश्नावली 3.1 पर करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिस पे अपन चर्चा करेंगे। ये जो आकृति देख रहे हैं ये वर्ग है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ग से रिलेटेड पेपर में क्या क्या आ सकता है। तो वर्ग में आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितनी डिग्री का होता है बच्चों? 90 डिग्री का होता है। वर्ग के चारों कोणों का योग, वर्ग के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। तीसरा स्टेप है बच्चों, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? बराबर। विकर्ण क्या होता है? जैसे बच्चों ये वर्ग बना हुआ है, इस वर्ग में आपने ये जो लाइन ड्रॉ की है, मान लीजिए ये बी हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो जो ए और सी है ये आपका ए सी विकर्ण है और जो बी और डी है ये आपका बी डी विकर्ण है। मतलब कि एक चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। तो आयत के विकर्ण और इसके बाद वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और विकर्णों का जो कुल योग होता है वो 180 डिग्री होता है। बच्चों 180 कैसे हुआ? देखिए कोण ए 90 डिग्री का है, कोण सी 90 डिग्री का है, तो 90 और 90 कितना हो गया? 180। तो इस वजह से कोण ए सी विकर्ण 180 होगा और बी डी विकर्ण भी कितना होगा? 180 होगा। इस प्रकार वर्ग से ये 3 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। आपके एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जा सकते हैं। इस पर अगर अभी तक जितने भी सवाल आपने पढ़े हैं, किसी प्रकार की सवाल में समझने में आपको कोई समस्या आ रही हो या कोई प्रश्न आप पे नहीं बनता है, तो आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और अभी तक जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए ये आपका वर्ग से रिलेटेड हो गया। इसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पे आपका आता है आयत। ये जो क्वेश्चन है आयत, आयत में आपको क्या करना है, ये मान लीजिए ABCD लिख दिया मैंने। तो वर्ग और आयत समान होते हैं। जहां जहां आपने वर्ग लिखा है वहां वहां आप क्या कर दीजिए? आयत कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके लिए आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जी हां दोस्तों,
आयत का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत के चारों कोणों का योग 360 होता है, बिल्कुल 360 ही होता है। 90 90 90 और 90, चारों कोणों का योग 90 है, इसलिए इनका कोणों का योग भी कितना होगा, 360 होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। जिस प्रकार वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं उसी प्रकार आयत के भी विकर्ण बराबर होते हैं। तो आपको ये ध्यान पेपर में रखना है। वर्ग और आयत से रिलेटेड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समांतर चतुर्भुज के भी पेपर में सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। समांतर चतुर्भुज भी आप पढ़ के जाइएगा। चलिए प्रश्नावली पे आते हैं बच्चों। प्रश्नावली में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये एक प्रश्न आपके लिए मैं बना रहा हूं। ये 3.2 का प्रश्न है बच्चों। 3.1 में ज्यादा कुछ खास नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप 3.2 मतलब 3.2 निकालिए आप। और 3.2 में आप देखिए ये बाहर 125 डिग्री लिखा है, और इसके बाद यहां पर हम देखते हैं तो यहां केवल x डिग्री लिखा हुआ है, और यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर 125 डिग्री लिखा हुआ है। तो यहां पर कोई नेम नहीं दिए गए हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आउटर पॉइंट जो हैं A, B और C मान लेते हैं। तो ये ABC ये 3.2 का क्वेश्चन है, 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से जितने भी प्रश्न पेपर में आते हैं आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप पे 100% ये क्वेश्चन बनेंगे। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें आपकी सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। हर पेपर के वीडियोस आपके डाले जाएंगे। जिसका पेपर होगा उसका आपको वीडियो मिलेगा, और आप केवल बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए तो जो भी नया वीडियो आएगा वो उस पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो यहां पर देखते हैं कि आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज बना हुआ है, लेकिन त्रिभुज के अंदर जो कोण बनते हैं उनके अंदर कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है, संख्या सभी बाहर लिखी हुई है। तो आपको क्या करना है, आप अच्छे से जानते हैं मुझे काय की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन आपको ये पता है कि त्रिभुज के अंदर के कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 300, माफी चाहूंगा, त्रिभुज के अंदर के कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। लेकिन ये जो कोण त्रिभुज के बाहर आप कोण देख रहे हो, इनके बाहर का जो योग होता है वो होता है आपका 360 डिग्री का। तो आपको क्या करना है, यहां पर आप क्या करें, 125 डिग्री। आपने एक कोण मान कितना माना, 125। आप B पर देख रहे हैं x, तो आपको यहां x लिख देना है। C पर आप क्या देख रहे हैं, 125 डिग्री, बराबर में आपने क्या लिख दिया, 360 डिग्री आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, 125 और 125 को जोड़ देना है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 250 हो जाएगा। फिर 250 प्लस आप x लिखेंगे, बराबर में आप 360 लिखेंगे। अब x लिखने के बाद जिस संख्या, जैसी हमने क्या बोला था बच्चों कि जितने भी x हैं वो सब बराबर के अंदर और संख्या बराबर के बाहर। तो हमने x लिखा, ये 250 प्लस का है तो ये पीछे जाके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमने यहां लिखा, अब 360 में से हम कितना माइनस कर देंगे बच्चों, 250 माइनस कर देंगे। 0 से 0 बचेगा, 6 में से 5 गया, 1 बचेगा और ये 1 बचेगा। मतलब x की वैल्यू 110 दोस्तों आ जाएगी। आप सवाल को चेक कर सकते हैं और 110 जो होगा वो आपका x का क्वेश्चन माना जाएगा। और इस प्रकार आप ये सवाल पेपर में लगा सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है आपको इसी पैटर्न पर वो सवाल लगाना है। इससे कठिन सवाल
पेपर में नहीं आएगा। जितने भी आकृति वाले सवाल हैं बच्चों, सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगाए जाएंगे। और इसके बाद अब अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे 4 अध्याय की। एक वीडियो में आप 3 अध्याय तक के सारे सवाल देख चुके हैं। जितने भी बच्चों ये आकृति वाले सवाल होंगे, अगर वो इसमें थोड़ा सा और बताना चाहूंगा मैं, अगर इसमें वो अंधर के कोण पूछता है तो आपको क्या करना है, जो कोण बाहर लिखा होता है उसको 180 से घटा देते हैं। हम 180 से 125 घटा देंगे तो उसके अंदर वाला कोण आ जाएगा। मतलब आपको 180 में से आपने 180 में से 125 माइनस किया तो आपने क्या किया, 10 में से 5 गया, 5 बचा, 7 में से 2 गया, 5 बचा, तो आपने यहां लिख दिया 55। कितना लिख दिया? 55। फिर आपने इसी प्रकार जिसके बाहर जो डिजिट लिखी है उसको 180 से माइनस कर दोगे तो उसके अंदर वाली डिजिट आ जाएगी। अब आपको ये अच्छे से पता है कि त्रिभुज के अंदर के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपने देखा कि अब आपने अभी 110 डिग्री निकाला था तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री आ गई। तो आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए और इन दोनों को प्लस करके 180 से घटा दीजिए तो आपको अंदर की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर आप 180 से 110 को घटा दीजिए तो भी आपको अंदर की वैल्यू मिल जाएगी। इस प्रकार इन सवालों को आप ऐसे लगाएंगे। इससे कठिन पेपर में कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। किसी भी आकृति को वो बना के दे सकते हैं और उस पर जो संख्याएं अंकित होंगी उसके अनुसार आपको देना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये 3 अध्याय तक का वीडियो समझ में आया होगा। इसमें जिन जिन बच्चों को जिन सवाल में समस्या है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपकी समस्या का समाकरण निश्चित रूप से अगले वीडियो में किया जाएगा। और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।